हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज के द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 13th, 14th, 15th और 16th अगस्त का द हिंदू। तो चलिए जान लेते हैं क्या है इन दिनों के द हिंदू में खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर स्पीच ऑन द occasion ऑफ इंडिपेंडेंस डे। पीएम कॉल्स फॉर सेल्फ रिलायंस, फ्लैग्स डेमोग्राफिक प्लॉट। तो एज वी ऑल नो, एक ट्रेडिशन रही है कि हर 15 अगस्त को हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी तक रेड फोर्ट के रैम्पार्ट से एड्रेस करते हैं इंडिया को। और इस स्पीच में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक आउटले देते हैं इंडियन गवर्नमेंट का, कि इंडियन गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे, आने वाले ईयर में और आने वाले कुछ ईयर्स में इन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेगी। तो ये स्पीच जो है स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से, एग्जाम पर्सपेक्टिव से और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसी ही एक हिस्टोरिक स्पीच दी है कल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। और ये स्पीच अपने आप में हिस्टोरिक इसलिए भी थी क्योंकि ये स्पीच पूरे 1 आवर 43 मिनट्स चली। तो अब तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाने वाली सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच बाय एनी प्राइम मिनिस्टर। अब इस स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया है उसके हर पहलू को छूने की कोशिश की है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो हेल्थ हो या फिर इंडस्ट्री हो। हर पहलू पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बात की है। इसके अलावा अगर इस स्पीच को हम एनालाइज करें तो ये स्पीच ऐसे लगता है कि अमेरिका के 50% टैरिफ को पॉइंट आउट करके दी गई थी। ठीक है, बहुत सारे प्रोमिसेस, बहुत सारे अनाउंसमेंट इस स्पीच में किए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज द मिशन सुदर्शन चक्र। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया के पास अपना खुद का डिफेंस सिस्टम होगा जिसका नाम सुदर्शन चक्र होगा बाई 2035। स्पीच में इन्होंने कहा कि हम अपने खुद के डिफेंस के लिए किसी और कंट्री पर रिलाई नहीं कर सकते, ना रशिया पे, ना फ्रांस पे, ना यूएसए पे। एयर डिफेंस एक ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट है जो इंडिया के पास इंडिजिनस होना चाहिए। हम एक 4 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम पे काम भी कर रहे हैं जिसमें से आकाश तीर हमारा रेडी है, इसने परफॉर्म भी किया है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। इसके अलावा हम पैड, पृथ्वी एयर डिफेंस को भी डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा एएडी, एडवांस एयर डिफेंस। ठीक है, तो इस तरह का एक एयर डिफेंस बनाने की एक कोशिश की जाएगी, इस तरह का एक एयर डिफेंस बनाया जाएगा बाई 2035, जिससे कि इंडिया की जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट है और जो इंपॉर्टेंट सिविल इंस्टॉलमेंट है, लाइक आपका हॉस्पिटल हो गया, एयरपोर्ट हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके एट द टाइम ऑफ वॉर। है ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पॉइंट आउट भी किया कि जो वॉर है ना, वॉर का सिनेरियो बदल गया है, वॉर का तरीका बदल गया है। तो अब हमें भी अपने जो डिफेंस के तरीके हैं उनको बदलना पड़ेगा और ऐसे में हमें चाहिए एक सुदर्शन चक्र। जो पूरे कंट्री को कवर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अगर अब अभी करंट एयर डिफेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास रशियन मेड S-400 है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। आकाश तीर है। ठीक है, बट जिस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ रहा है एंड डिफेंस में ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है एज अ वेपन, ऐसे में हमें एक ऐसे डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जो
365 डेज 24/7 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हमें प्रोटेक्शन दे, और इसी प्रोटेक्शन को नाम दिया है मिशन सुदर्शन चक्र, और इसे अचीव किया जाएगा बाई 2035। इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइटर जेट्स का भी जिक्र किया है ना, जो एक क्लियरली एक आप कह सकते हो निशाना था ऑन यूएस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में बोला कि इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपना एक जेट इंजन डेवलप करने की। ठीक है, इन्होंने लिटरली चैलेंज दिया इंडिया के साइंटिस्ट को, इंजीनियर्स को कि आप आइए और आप हमें एक बेस्ट क्वालिटी जेट इंजन डेवलप करके दिखाइए, इंडियन गवर्नमेंट आपके साथ में है ना। अभी अगर हम बात करें तो इंडिया फाइटर जेट बनाता है, हमारा मेड इन इंडिया फाइटर जेट तेजस है ना, इसके कई सारे वेरिएंट है, मार्क 1 मार्क 2 है ना। बट हम फाइटर जेट तो बनाते हैं, बट ये जो फाइटर जेट है वो 100% इंडिजिनस नहीं है। ठीक है, और ये जो फाइटर जेट है फुल्ली डिपेंडेंट है अदर कंट्रीज पे फॉर जेट इंजन, क्योंकि जेट इंजन बनाने की कैपेबिलिटी अभी इंडिया अचीव नहीं कर पाया है। और इन जेट इंजन को हम कहां से परचेज करते हैं? हम लगभग 90% जेट इंजन अपने यूएसए से परचेज करते हैं। यूएसए की कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक, वहां से परचेज करते हैं। और हमें यह भी पता है कि हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है वो अभी एक फाइटर जेट क्राइसिस से गुजर रहा है। हमने मिग 21 को रिटायर कर दिया है। हमने डिस्कस किया था कुछ समय पहले द हिंदू में कि जो लास्ट स्क्वाड्रन है मिग 21 का, उसको सितंबर में रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वाड्रंस की जो नंबर बचेगा वो बचेगा 29। अभी 31 है, 2 स्क्वाड्रन मिग 21 के, इनको रिटायर कर दिया जाएगा, 29 बचेंगे। और हमें रिक्वायरमेंट कितने स्क्वाड्रंस की है? 42 स्क्वाड्रंस की रिक्वायरमेंट है ना। ऐसे में हमें चाहिए फाइटर जेट है ना, और हमने बहुत सारे तेजस हमारी इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर किए हुए हैं एचएएल को। अब जो एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये फाइटर जेट तो बना लेगी है ना, बट इंजन कहाँ से आएगा? यूएसए से आएगा। बट यूएसए से जिस तरह की के रिलेशन अभी हमारे चल रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है, एक ट्रेड वॉर चल रही है, ऐसे में नहीं लगता कि जनरल इलेक्ट्रिक हमें टाइम पर इंजन्स को सप्लाई करेगा। अगर उनके पास होंगे भी तब भी वो इसे क्या करने की कोशिश करेंगे? डिले करने की कोशिश करेंगे। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अमेरिका इंडिया को अपने F-35 बेचना चाहता है डेस्परेटली। ठीक है, और जब इंजन सप्लाई नहीं करेगा तो इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय F-35 को परचेज करने के, है ना। दैट इज वाई हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे साइंटिस्ट से, हमारे इंजीनियर से चैलेंज दिया है ना, और रिक्वेस्ट की है कि आप एक वर्ल्ड क्लास जेट इंजन डेवलप करें, है ना। अभी हम एक जेट इंजन पे काम कर भी रहे हैं, डीआरडीओ हमारा, इसका नाम है कावेरी इंजन, और काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, बट इस पर हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इस इशू पे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एम्प्लॉयमेंट को भी अपने इस स्पीच के परव्यू में रखा और एक स्कीम अनाउंस की जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है, और ये जो स्कीम है कोई गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं है, ये प्राइवेट जॉब्स के लिए है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए है। इस स्कीम के तहत, इसके रिगार्डिंग कल जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम का जिक्र किया अपनी स्पीच में, उसके बाद जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ये नोटिफिकेशन है। पीएम मोदी अनाउंस प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो क्या है ये स्कीम? इस स्कीम के तहत 1 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक लगभग 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्लान है।
मतलब 2 सालों के अंदर, है ना, विद इन 2 ईयर्स लगभग 3.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाएगा। कितना खर्चा किया जाएगा इस स्कीम पे, एक्सपेंडिचर कितना होगा इसका, 1 लाख करोड़। अब किस तरह से इस पैसे को खर्च किया जाएगा, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाएगा, तो देखो इसमें कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की गई है, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम है, तो इसमें एम्प्लॉयमेंट देने की बात की जाएगी। तो देखो जब कभी एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो दो इसमें पार्टीज होती हैं हमेशा, एक तो एम्प्लॉयर, दूसरा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो जॉब करता है, एम्प्लॉयर जो जॉब देता है, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत हर एम्प्लॉयर को, है ना, जॉब देने पे 3,000 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे। सो उससे मोटिवेशन मिले। अब मान लो कोई पर्सन है, कोई एम्प्लॉयर है जो हायरिंग कर रहा है, अब वो किसी नए पर्सन को हायर करता है एंड उसकी सैलरी रखता है वो 15,000, ठीक है। एक एक्सपीरियंस पर्सन है ना। अब इसके पास दो तरह के लोग आते हैं, एक तो एक्सपीरियंस जिसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी 15,000 पे कन्विंस हो जाता है कि मैं 15,000 पे नौकरी कर लूंगा, एंड एक फ्रेशर है जो कहता है मैं 15,000 पे जॉब कर लूंगा, ठीक है। अगर किसी एक्सपीरियंस पर्सन को जॉब देता है ये एम्प्लॉयर, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है 3,000 पर मंथ का वो नहीं मिलेगा इसे। बट ये किसी फ्रेशर को नौकरी देता है तो इसे 3,000 रुपीज मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से हर महीने। मतलब अगर टेक्निकली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, तो फ्रेशर को जॉब देने की कंडीशन में एम्प्लॉयर को अपनी जेब से सिर्फ 12,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। 3,000 रुपए कौन पे कर रही है, गवर्नमेंट पे कर रही है। मेरे एक्सपीरियंस को कोई पैसा इसमें पे नहीं किया जाएगा। तो जो एम्प्लॉयर है वो किसको प्रीफर करेगा, फ्रेशर को। इसके अलावा कोई भी पर्सन जो अपनी पहली जॉब में जा रहा है उसको दिया जाएगा इंसेंटिव 15,000 रुपीज का, 15,000 रुपए का इंसेंटिव, और ये मोस्ट प्रोबेबली 2 इंस्टॉलमेंट में होगा। तो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को मोटिवेट करने के लिए इस स्कीम को लागू किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो की अनाउंसमेंट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो है मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में कि बाय द एंड ऑफ 2025 जो इंडिया है वो अपने मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर्स को लॉन्च कर देगी, है ना। सबसे बड़ी चीज है, आप किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लो, किसी भी ट्रेड की बात कर लो, बट अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के टाइम पे दुनिया में कुछ है तो वो सेमीकंडक्टर्स है। क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे वो कुछ भी हो, कंप्यूटर से लेके मोबाइल फोन तक, ठीक है, वो किस पर बेस होता है, सेमीकंडक्टर पे बेस होता है। तो अगर कोई कंट्री सेमीकंडक्टर के फील्ड में सेल्फ रिलायंट हो जाता है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी का 90%, एक मिनट, अपनी टेक्नोलॉजी का 90% अचीव कर लेता है, यानी कि 90% उसने प्रोडक्ट को बना लिया अगर उसके पास सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर्स लॉन्च किए जाएंगे, इंडियन सेमीकंडक्टर, बाय द एंड ऑफ 2025। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने की भी बात की गई है, और कोई 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, पूरा 10 टाइम्स इंक्रीज करने की बात की गई है बाई 2047। और इस तरह से इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की कैटेगरी में ले जाने का प्लान है बाई 2047, ठीक है। तो ये कुछ की पॉइंट है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किए इन हिज स्पीच। इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ एस्पेक्ट पे, मोटापे के बारे में बात की, जिस तरह से इंडिया में मोटापा फैल रहा है, तो इसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एड्रेस करना पड़ा कि हमें इस इशू को टैकल करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे सामने हेल्थ रिलेटेड और भी इशू आ जाएंगे, है ना। और इसको लेकर बहुत सारे सजेशन भी दिए कि एडिबल जो ऑयल होता है, रिफाइंड वगैरह, इसका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और जो हमारे फूड्स हैं, है ना, उनमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। तो ये सारे कंसर्न हैं जो रेज किए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ रेड फोर्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम जीएसटी। मेजर जीएसटी सेक अप 12% and 28% slab to be axed,
ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंट किया इसकी तरफ, है ना। और प्राइम अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी में अभी तक 4 मेजर टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए 2 स्लैब्स बनाए गए हैं, 0.25%, इसमें डायमंड और सेमी प्रीशियस मेटल्स आते हैं, एंड 3% जिसमें ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल्स आते हैं। ठीक है, तो मेन आपके टैक्स स्लैब ये 4 टैक्स स्लैब हैं। इनमें से 12% को और 28% को क्या किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। किससे रिप्लेस किया जा रहा है, 1% टैक्स स्लैब से और 40% टैक्स स्लैब से। किस तरह से होगा ये डिवीजन, जो 12% का स्लैब जिसे हटाया जा रहा है ना, ये सबसे बड़ा टैक्स स्लैब है, इसके अंदर 80% गुड्स आते हैं टोटल जीएसटी के। जब इस टैक्स स्लैब को हटाया जाएगा 12% टैक्स स्लैब को, तो ये जो प्रोडक्ट हैं जो 12% टैक्स स्लैब के अंडर आते हैं, इनको कहां शिफ्ट कर दिया जाएगा, 5% के अंडर शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 18% जो 28% हटाया जा रहा है, इसके जो प्रोडक्ट है उसको कहां पे लेके जाया जाएगा, 18% वाले टैक्स स्लैब में। और जो 28% वाले प्रोडक्ट हैं उसको कहां लेके आया जाएगा, 40% वाले टैक्स स्लैब में। ठीक है, और 1% का जो टैक्स स्लैब नया बनाया जा रहा है, इसके अंदर ये 0.25% और 3% वाले प्रोडक्ट को रखा जाएगा, यानी कि डायमंड एंड ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी को इसके अंडर में रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज होने वाले हैं और इसे प्रेजेंट किया जाएगा एज अ दिवाली गिफ्ट। जितने भी एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच हो फ्रॉम रेड फोर्ट, चाहे ये जीएसटी में चेंजेज हो, ये सब किया जा रहा है यूएसए ने जो टैरिफ लगाए हैं इंडिया के ऊपर 50% के, उसकी वजह से। अब देखो, इन टैक्स स्लैब में चेंज करने से क्या होगा, जो जीएसटी की रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। जीएसटी की रेट्स जब कम हो जाएंगी, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, और प्रोडक्ट जब सस्ता हो जाएगा तो उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, कंजम्पशन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इन अ वे इंडिया के प्रोडक्ट इंडिया में ही परचेज किए जाएं, इंडिया में ही कंज्यूम किए जाएं, ये एम एंड ऑब्जेक्टिव है जीएसटी में, टैक्स जीएसटी के टैक्स स्लैब में इस चेंज के पीछे। ठीक है, इसके अलावा लोग कहते हैं कि कम टैक्स से गवर्नमेंट को कम फायदा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कम टैक्स स्लैब से जो है गवर्नमेंट को भी बहुत फायदा होता है, काफी फायदा होता है, क्योंकि जब टैक्स कम होगा, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के नेक्सस में जुड़ेंगे, है ना। टैक्स एवेजन होता है हमारे यहाँ पे, टैक्स चोरी होती है, क्यों होती है, क्योंकि टैक्स की रेट बहुत ज्यादा है ना। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो टैक्स एवेजन करते हैं वो हाई टैक्स रेट की वजह से करते हैं, नहीं, बट मेजर लोग, है ना, मेरे आपके जैसे जो कॉमन मैन होते हैं, वो टैक्स एवेजन क्यों करते हैं, बिकॉज टैक्स रेट हाई है। अगर टैक्स रेट कम हो जाएगी, है ना, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करने लगेंगे, टैक्स एवेजन करना बंद कर देंगे। तो लोगों को लगता है कि टैक्स की जो रेट है उसको कम करने से जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इन अ वे कभी कभी बढ़ भी जाता है, क्योंकि ज़्यादा लोग टैक्स देने लगते हैं। ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस चीज़ से, और जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। बात करें अगर जीएसटी की, तो जीएसटी इंडिया का एक मेजर टैक्स रिफॉर्म है जो इम्प्लीमेंट हुआ ऑन 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, 4 टैक्स स्लैब हैं, है ना, 5, 12, 18, 28 चेंज हो जाएगा, बट अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तो अभी हम यही मान के चलेंगे। इसके अलावा 3 तरह के जीएसटी हैं, सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, थर्ड आईजीएसटी जो इम्पोज तो स्टेट गवर्नमेंट करती है ना, बट कलेक्ट कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और डिस्ट्रीब्यूट किस में कर दिए जाते हैं, स्टेट्स के बीच में कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच फ्रॉम रेड फोर्ट रैम्पार्ट। ठीक है, प्रेज फॉर आरएसएस मार्क्स मोदी स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे स्पीच में किसका जिक्र किया, आरएसएस का जिक्र किया, क्योंकि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
इस साल कंप्लीट कर रहा है अपने 100 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, है ना। 1925 में ये जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टेब्लिश हुआ। किसने एस्टेब्लिश किया? हेडगेवार ने और गोलवर्कर ने। वेरियस सोशल फील्ड में काम कर रहा है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में इनकी एक पूरी एक स्कूल की सीरीज चलती है, सरस्वती विद्या मंदिर नाम से। इसके अलावा बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन वर्क करता है ड्यूरिंग फ्लड, अर्थक्वेक, वॉर के टाइम पे भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉट इन कॉम्बैट रोल, है ना, एक हेल्पिंग मोड में रहता है ये। जो आर्मी के लोग हैं हमारे, जो सोल्जर्स हैं, उनके लिए फील्ड हॉस्पिटल बनाना, हमारे आर्मी सोल्जर तक सप्लाई पहुंचाना। तो आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट जो आरएसएस है उसने कंट्री के सोशल फील्ड में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, है ना, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। तो इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने इसको प्रेज किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Next news is from Trump-Putin bilateral talk. Trump-Putin shake hands ahead of Ukraine talks at Alaska summit. तो दुनिया की दो बड़ी ग्लोबल पावर्स के लीडर की मीटिंग्स हुई इन अलास्का, यूएसए। पहले ये 1-on-1 मीटिंग होने वाली थी, यानी कि सिर्फ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। बट ये मीटिंग अब 3-3 मीटिंग हो गई है, यानी कि यूएसए की तरफ से 3 लोग और रशिया की तरफ से 3 लोग। एक तो हमारे जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन एंड डोनाल्ड ट्रंप, एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर होने वाला है फॉरेन मिनिस्टर्स का, जिसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लेवरोव और यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो होने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यूएसए की तरफ से जो स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किए गए हैं फॉर यूक्रेन वॉर, स्टीव बिटकॉफ, ये पार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा रशिया की तरफ से फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर यूरी उसाकोव, ये पार्टी होने वाले हैं। तो एक लंबी बातचीत दोनों लीडर्स के बीच में कल हुई, है ना, बट अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। इस तरह की मीटिंग्स में जनरली एक दिन में कंक्लूजन नहीं निकला करते हैं, है ना, बट एक सेंसिटिव मीटिंग है, कुछ भी हो सकता है। अगर यूक्रेन ने कोई बड़ा अटैक कर दिया, जैसा अभी कुछ दिन पहले किया था, ये पीस डील अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज चाहते हैं कि ये पीस डील ना हो, बिकॉज उन्हें पार्टी नहीं बनाया गया है। वो ह्यूमिलेटेड फील कर रहे हैं कि यूरोप को शामिल नहीं किया गया, आप यूरोप को कैसे अलग कर सकते हो, है ना। तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि यूरोप में से कोई कंट्री, कोई अदर यूरोपियन कंट्री रशिया पे अटैक लॉन्च कर दे, है ना। और इंडिया के लिए फ्रूटफुल होने वाली है अगर ये मीटिंग से पॉजिटिव रिजल्ट आए, क्योंकि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगे हुए हैं 50% टैरिफ, इसमें से जो 25% टैरिफ हैं वो लगे हैं बिकॉज इंडिया रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेज करता है ना। जब रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी तो यूएसए को इस चीज़ का भी कोई इशू नहीं रहेगा कि आप डिस्काउंटेड ऑयल परचेज क्यों करते हो, तो ये टैरिफ अपने आप हट जाएंगे। तो इंडिया के लिए भी विन विन सिचुएशन होने वाली है। तो होप फॉर द बेस्ट। तब तक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो रशिया है इसकी करेंसी क्या है। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम SIR, पब्लिश नेम्स ऑफ 65 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स SC to EC। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया ये मामला। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिहार में चल रहा है। वो जो वोटर लिस्ट है उसको क्या किया जा रहा है, दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश की जा रही है। इसी प्रोसेस को SIR नाम दिया गया। और SIR का जो पहला डेटा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ टाइम पहले अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, जिसमें ये पाया गया कि 65 लाख वोटर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, जब ग्राउंड्स के बारे में पूछा गया था कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स, है ना, ये आपने एक्सक्लूजन किया है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब था कि कुछ लोगों की तो डेथ हो चुकी है, कुछ लोग परमानेंटली माइग्रेट हो गए हैं, कुछ लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं,
और कुछ लोग बाहर से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट हैं। उसके बाद जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने ह्यू एंड क्राई मचाना शुरू किया इसको लेके, और बहुत सारे ऐसे लोगों को लेके आए जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेथ डेथ डिक्लेयर किया था, बट वो एग्जिस्ट करते हैं, डेथ डिक्लेयर करके उनका नाम हटा दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इशू गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से नेम्स मांगे हैं उन 65 लाख वोटर्स के जिन्हें एक्सक्लूड किया गया है वोटर लिस्ट से। ठीक है, और ये जो डिसीजन, ये जो वर्डिक्ट, ये जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इसका ग्राउंड है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो ही नहीं सकते जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बैठे हुए कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किसे वोट देना है या किसे वोट नहीं देना है। अगर आप किसी को एक्सक्लूड कर रहे हो, है ना, तो जनता को, सिटीजन्स को, वोटर्स को यह जानने का हक है कि किस किस को एक्सक्लूड किया गया है और किन ग्राउंड्स पे एक्सक्लूड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो इशू है इसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस इशू में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाएगी, इस विषय पे इस सब्जेक्ट पे ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी जाएगी, तो लोग इलेक्शन के कॉन्सेप्ट को लेके डाउटफुल हो जाएंगे कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर है भी या नहीं है। तो एक वेलकमेबल डिसीजन है भाई सुप्रीम कोर्ट, है ना, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को विद प्रूफ ये सुप्रीम कोर्ट को ये डेटा देना चाहिए, है ना, कि ऑन व्हाट ग्राउंड उन्होंने 65 लाख लोगों को एक्सक्लूड किया और ये 65 लाख लोग एक्चुअली हैं कौन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में और किन किन आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत बार डिस्कस किया है पहले भी। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम जयशंकर टू विजिट मॉस्को, बांगी टू रीच न्यू दिल्ली। ठीक है, यूएस के टैरिफ्स के बाद, है ना, जो ग्लोबल ऑर्डर है वो एक बार फिर से रीसफल हो रहा है। ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था कि यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे कि इंडिया जो चाइना से पिछले 5 सालों से लगभग कट ऑफ था, एक साथ उसके साथ इंगेज करने लगेगा, है ना। रशिया के साथ, है ना, रशिया के साथ भी हम लोगों ने एक रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना के रखी थी, हम बहुत ज़्यादा ओपनली नहीं आ रहे थे। एंड पिछले 2 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि इन तीनों कंट्रीज के बीच में, रशिया, इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लोजनेस है वो एकदम से बढ़ने लगी। ऑल थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन्होंने 50% टैरिफ लगाए हैं इंडिया पे, इसके अलावा 30% टैरिफ चाइना पर भी लगाए हैं इन्होंने। दैट इज़ वाई, और भी कंट्रीज को जो फियर है कि उन पर भी टैरिफ लग सकते हैं, तो अब ये कंट्री एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं टू काउंटर टैरिफ इम्पोज्ड बाय यूएसए। और जब ये एक दूसरे के साथ मीटिंग करेंगे और एंटी टैरिफ एजेंडा डिस्कस होगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है एक एंटी यूएसए एजेंडा डिस्कस होगा और एक एंटी यूएसए फ्रंट बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को एक्चुअली लगता था टैरिफ लगा देंगे तो इंडिया नीच पर आ जाएगा एंड उनकी सारी टर्म एंड कंडीशन मान ली जाएंगी, बट उसके अपोजिट हो रहा है सारा कुछ, है ना। इंडिया ने अपनी इंगेजमेंट रशिया के साथ बढ़ा दी, चाइना के साथ अपनी इंगेजमेंट बढ़ा दी। जयशंकर अभी हमारे एनएसए अजीत डोभाल ने विजिट किया रशिया को। अब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट करने वाले हैं मॉस्को को। इसके अलावा जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर है बांगी, ये न्यू दिल्ली विजिट करने वाले हैं और इनका जो एजेंडा होने वाला है बॉर्डर होने वाला है कि बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करो। जब बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तो इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है वो ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ब्राजील भी चाहता है इस नेक्सस को ज्वाइन करना। तो कुल मिला के ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका पे भी सैंक्शन लगने वाले हैं। तो ये ऐसे लगता है कि ब्रिक्स कंट्रीज के अगेंस्ट रिवेंज है ना। तो ब्रिक्स को एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसका रिजल्ट बस यही निकलेगा, डोनाल्ड ट्रंप को इससे कोई फायदा नहीं होगा ना। तो ये 1991 वाला इंडिया है,
ठीक है, और ना ही 1991 वाला चाइना है, ना ब्राजील, कोई भी कंट्री इतना डिपेंडेंट यूएसए पे रहा नहीं है। तो यूएसए को ये समझना चाहिए कि कंट्रीज पर डोमिनेंस दिखा के वो सिर्फ अपना डोमिनेंस कमजोर कर रहे हैं, उन कंट्रीज का डोमिनेंस कमजोर नहीं कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर यूएसए से ट्रेड नहीं करेंगे तो, ठीक है। ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया है और बहुत बार ब्रिक्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। ब्रिक्स में जो करंट मेंबर्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ब्रिक्स। इसके अलावा ब्रिक्स एस्टेब्लिश कब हुआ था, इन विच ईयर, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे आंसर दो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट न्यूज, एलएस स्पीकर सेट्स इन मोशन द प्रोसेस टू रिमूव हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा, दिल्ली हाई कोर्ट के जज, जो कि अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इनको इम्पीच करने का मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, और एक 3 मेंबर कमेटी भी बना दी गई है। 3 मेंबर कमेटी एच बी नो, इसमें कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है किसी भी हाई कोर्ट का, और एक ज्यूरिस्ट होता है। तो 3 मेंबर कमेटी बना दी गई है और इस 3 मेंबर कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, और जो ज्यूरिस्ट हैं वो सीनियर कर्नाटका हाई कोर्ट एडवोकेट बीबी आचार्य। ठीक है, अब ये जो 3 मेंबर्स पैनल है ये इन्वेस्टिगेट करेगा एलिगेशंस अगेंस्ट जस्टिस यशवंत वर्मा, अपनी रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट को लोकसभा में डिस्कस किया जाएगा, राज्यसभा में डिस्कस किया जाएगा, और अगर दोनों ही हाउसेज इसको स्पेशल मेजोरिटी से पास कर देते हैं तो जस्टिस यशवंत वर्मा को टर्मिनेट करने का जो नोटिफिकेशन है प्राइम मिनिस्टर इशू कर देंगे और जस्टिस यशवंत वर्मा अपनी पोस्ट से हट जाएंगे। ठीक है, यही होता है इम्पीचमेंट मोशन, है ना। आर्टिकल 124(7), आर्टिकल 218 में हाई कोर्ट के जज को इम्पीच करने का प्रोविजन रखा हुआ है, यानी कि किसी भी डिसेबिलिटी के आधार पर इम्पीच किया जा सकता है हाई कोर्ट के जज को। डिसेबिलिटी या प्रूवन मिसबिहेवियर, अब ये कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं बोलता। ठीक है, कैसे होता है इम्पीचमेंट, लोकसभा के 100 मेंबर्स और राज्यसभा के 15 मेंबर्स, है ना, कोई भी, है ना, एक मोशन लेके आते हैं, है ना, जिस भी हाउस में ये मोशन लेके आया जाता है, इस मोशन को किसको सबमिट किया जाता है, लोकसभा के स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को, है ना। तो लोकसभा में इसको सबमिट किया गया तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो एक 3 मेंबर कमेटी बनाते हैं, पैनल बनाते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और एक ज्यूरिस्ट होता है जो जज के अगेंस्ट लगे एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करता है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट, है ना, लोकसभा या राज्यसभा जिसने भी उस पैनल को बनाया है वहां दे देता है। यहाँ पे लोकसभा में आएगी, डिस्कस किया जाएगा, पास किया जाएगा, फिर यही सेम राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में डिस्कस किया जाएगा, पास किया जाएगा। अगर दोनों ही हाउस इसे पास कर देते हैं तो प्रेसिडेंट को नोटिफिकेशन जारी करके उस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से टर्मिनेट करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। चलिए, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देके रखे हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 124(4), आर्टिकल 218, ग्राउंड्स प्रूवन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, और प्रोसीजर टू बी रेगुलेटेड बाय जज इंक्वायरी एक्ट 1968, लोकसभा के 100 मेंबर्स, राज्यसभा के 15 मेंबर्स। ठीक है, सबमिटेड टू प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ रेस्पेक्टिव हाउस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन 3 मेंबर कमेटी कंप्राइजेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट, ए हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और a distinguished jurist. Committee investigate, submit report to speaker, chairman of Lok Sabha, Rajya Sabha. ठीक है, if committee finds judge guilty, its report is adopted by house where it introduced. ठीक है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपना, if passed by both houses, motion is sent to president for final approval. इस तरह से जज इम्पीच हो जाता है। ठीक है, चलिए
इन्फ्लेशन, retail inflation hit 8-year low of 1.55% as food prices drop। तो अपने 8-year low पे पहुंच गया है इन्फ्लेशन। जुलाई 2017 में इन्फ्लेशन था 2.36%। नाउ इन जुलाई 2025 में इन्फ्लेशन पहुंच गया है 1.55%। तो बहुत ही कम हो गया इन्फ्लेशन। दैट इज वाई हम देख रहे होंगे जो रिजर्व बैंक है वो अपनी रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट को घटा रहा है। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो टैक्स स्लैब को क्या कर रही है, बढ़ा रही है ना, यानी कि कम जो इनकम वाले हैं उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी हमने डिस्कस किया जीएसटी में भी टैक्स स्लैब को चेंज किया जा रहा है। दैट मीन्स जो जीएसटी जिन चीज़ों पे ज़्यादा पे करना पड़ता था, 12% पे करना पड़ता था, अब उसके लिए कितना जीएसटी पे करना पड़ेगा, 50%। यानी कि क्या करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि महंगाई क्या हो गई है, कंट्रोल में आ गई है। अब टाइम है कि लोग परचेज करें, है ना। परचेज करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ओवरऑल ग्रोथ भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट दोनों को एक साथ कैटर करने के लिए, है ना, ये सब हो रहा है ना, क्योंकि अब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जो हमारी आरबीआई का क्राइटेरिया है, क्या है आरबीआई का क्राइटेरिया फॉर इन्फ्लेशन, 4 ± 2% का, यानी कि 2% से 6% के बीच में इन्फ्लेशन आरबीआई भी चाहता है, इससे भी नीचे चला गया है। ठीक है, 1.55%। ठीक है, दैट इज वाई ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। अब ये जो इन्फ्लेशन ड्रॉप हुआ है कंट्री में, किसकी वजह से हुआ है, फूड प्राइसेस ड्रॉप हो गए हैं। प्रोडक्शन पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है, जिससे जो फूड आइटम्स है ना, उनकी जो प्राइसेस हैं बहुत तेज़ी से गिरे हैं। अब इनके प्राइसेस गिरे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि हम अपनी इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा किस पर खर्च करते हैं, फूड आइटम्स पे खर्च करते हैं। एक बेसिक नेसेसिटी है और एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, चीज़ों को, है ना, जो टैक्सेस हैं उनको कम करने की कोशिश कर रही है, इंसेंटिव स्कीम है वेरियस, उनको लाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये रहा आज का द हिंदू। मिलते हैं कल यानी कि 17 अगस्त के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।